मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हार्वेस्ट स्ट्रेटजी। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो बेसिकली हार्वेस्ट स्ट्रेटजी होता क्या, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो हार्वेस्ट स्ट्रेटजी इज अ बिजनेस अप्रोच एम्प्लॉयड व्हेन अ कंपनी ऑपरेट्स इन अ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री और व्हेन इट डिसाइड टू एग्जिट अ पर्टिकुलर मार्केट और अ प्रोडक्ट। बेसिकली ये कह सकते हैं एक बिजनेस अप्रोच है जिसके अंदर देखते हैं कि कंपनी किस डिक्लाइन इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रही है और वो कौन सा टाइम होगा, वो किस तरीके के प्रोडक्ट को, किस प्रोडक्ट लाइन को ख़त्म करे, बंद करे अपने प्रोडक्शन के अंदर से। तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी अपनी कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन के अंदर से किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन को एग्जिट कर देती है किसी स्पेसिफिक मार्केट के अंदर से, क्योंकि दिखता है कि वो प्रोडक्ट अगर उसे प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहे हैं प्रोडक्ट की जो डिमांड है, तो उसको वहां से वो प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। तो ये स्ट्रेटजी होती है आपकी हार्वेस्ट स्ट्रेटजी। इसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं। अब किसी कंपनी के 5 प्रोडक्ट हैं, ए, बी, सी, डी, ई। अब इनकी जो मंथली डिमांड है, अगर हम ए की बात करते हैं तो ए की डिमांड है 1000 यूनिट, बी की डिमांड है आपकी 800 यूनिट, सी की डिमांड है आपकी 700, डी की डिमांड है 750 यूनिट और ई की जो डिमांड है वो सिर्फ 25 यूनिट की डिमांड है इसकी। अब कंपनी देखेगी कि इन सभी की जो डिक्लाइन हो रही है, हो सकता है लास्ट मंथ इसकी थी 800 से ये इंक्रीज हुई है 1000, इसकी हो सकती है 750 थी, इससे ये 800 हुई है तो ये भी इंक्रीज हुई है। ये लास्ट मंथ भी 700 थी, इस मंथ भी 700 है तो बराबर चल रही है। ये हो सकता है 760 थी, इस मंथ सिर्फ 10 डिक्रीज हुई है तो इतना चलता है बिजनेस के अंदर। हो सकता है सीजनल की वजह से इफेक्ट आया हो, और हो सकता है अब ये रही हो लास्ट मंथ 29, इस मंथ हो गई 25, तो ये कंटिन्यू डिक्लाइन कर रही है। ऐसे वो ट्रेंड देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी प्रोडक्ट लाइन है जो कंटिन्यू डिक्लाइन कर रही है, जिसका मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, जिसकी डिमांड कम हो रही है, तो वो उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को क्या करते थे, बंद कर देते हैं या अपनी प्रोडक्ट लाइन से हटा देते हैं। तो ये होती है आपकी हार्वेस्ट स्ट्रेटजी, अपनी कंप्लीट प्रोडक्शन के अंदर से किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन को एग्जिट कर देना उसके प्रोडक्शन से। सो द मेन गोल ऑफ हार्वेस्ट स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, generate cash flow and recover as much as value as possible from existing assets before eventually divesting or discontinuing the business। तो बेसिकली आपकी हार्वेस्ट स्ट्रेटजी का गोल क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करो। प्रॉफिट इंक्रीज होएगा तो आपका कैश फ्लो भी जनरेट होएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करोगे, अपनी गुडविल को इंक्रीज करोगे, और जिस सेगमेंट को आप बंद करने वाले हो, जैसे मैंने बात करा यहाँ पर कि मैं ई प्रोडक्ट लाइन को बंद करूंगा, अब इसको बंद करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ लॉस होएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपनी कैपिटल लगा रखी है, टेक्नोलॉजी लगा रखी है, तो उस लॉस को भी किस तरह मैं रिकवर कर सकूं, इसके लिए हम यूज करते हैं हार्वेस्ट स्ट्रेटजी का। सो की कंपोनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्वेस्ट स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट। कि हार्वेस्ट स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहला मेन फोकस होता है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है इन डिक्लाइन इंडस्ट्री। सो इन अ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री अ कंपनी टिपिकली रिड्यूस और एलिमिनेट फ्यूचर या फर्दर इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और मार्केट एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम किसी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी जो भी हमारी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगे किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, मार्केट एक्सपेंशन में, जो कि हमारी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। तो द फोकस शिफ्ट फ्रॉम ग्रोथ टू एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तुम्हारा टारगेट क्या था, अपने बिजनेस को ग्रो करना, लेकिन अब क्या करते हैं, ग्रो नहीं करना, क्योंकि हमें पता है हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है, फ्यूचर में खत्म होने वाली है। अब यहाँ पर बात करी जाती है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस मार्केट में चल रहे हैं, हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है मार्केट में, उस इन्वेस्टमेंट से, उस ऑपरेशन से हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर उसके ऊपर बात की जाती है कि उस एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मेन फोकस होता है। Next one is maximizing cash flow. So the company aims to maximize cash flow by cutting cost, streamlining operations, and optimizing the profitability of existing product or services. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैश फ्लो के मैक्सिमाइज करने की। अब कैश फ्लो कैसे मैक्सिमाइज होएगा आपका, अब सीधी सी बात है, आप
इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने कटिंग कॉस्ट वहां पर कर दी है। स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस और आपकी जो कह सकते हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नए प्रोडक्ट वहां पर इवॉल्व नहीं करेंगे, वहां पर उसकी क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करोगे। आप ये देखो कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं किस तरह बस आप उसके अंदर से आप उनकी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर कर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वहां पर आप स्ट्रीमलाइन के ऊपर काम करोगे, अपने लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम करोगे, ना कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी के ऊपर। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग कॉस्ट। सो कटिंग मेजर्स बिकम अ प्रायोरिटी। क्या करते हैं यहाँ पर कॉस्ट को कम करना हमारी सबसे पहली मेन प्रायोरिटी होती है, क्योंकि कंपनी देख लेती है जब वो इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है तो वहां पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। So as the company seeks to maintain or increase profit margin in the face of declining revenue, क्योंकि जब आपकी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही तो हम सोचेंगे हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है अपनी वैल्यूज को इस इंडस्ट्री से, इस प्रोडक्ट से एक्सट्रैक्ट करने का। तो वहां पर हम मेन फोकस करते हैं अपनी कॉस्टिंग को कम करो और अपनी जो एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू है, अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है, उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। दिस कैन इन्वॉल्व रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड वर्कफोर्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं अपनी वर्कफोर्स को और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, उस डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज के, उनको रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट लाइन स्ट्रीमलाइनिंग। So in some cases, company may streamline their product or services offering, discontinuing less profitable or non-core products to concentrate on those with higher margins. यहाँ पर ये भी होता है कि अगर कोई कंपनी 5 तरीके के प्रोडक्ट में डील कर रही है तो यहाँ पर वो देखेगी कौन सा प्रोडक्ट है जो उसे हाईएस्ट प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे कम प्रॉफिट दे रहा है। जो उसे सबसे कम प्रॉफिट दे रहा होगा वो उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देगी और वहां के टोटल कोर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, अपने एक्सपेंसेस, अपने ऑपरेशंस, अपने रिसोर्सेज का यूज करेगी उस सेगमेंट में जो उसे हाईएस्ट प्रॉफिट दे रहा है, उसको हाईएस्ट रिवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल पार्ट होते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको डिसकंटिन्यू कर कर जो हमें फोकस मार्जिन दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, उनके ऊपर कंसंट्रेट करने की। नेक्स्ट वन इज divestment. So the ultimate objectives of harvest industry is to divest from the business or industry. This can involve setting assets, closing unprofitable operations, or exiting certain market altogether. तो यहाँ पर हम बात करते हैं डाइवेस्टमेंट की। हमारे पास अब जो भी हमने बिजनेस को क्रिएट कर रखा है, हमारे पास जो भी असेट्स हैं, जो मशीनरी है, जो फर्नीचर है, जो रिसोर्सेज है, उन सभी को सेल्स करना मार्केट में। कि जब हमने देख लिया कि हमारी कोई ऐसी इंडस्ट्री थी, कोई ऐसा प्रोडक्ट था जो मार्केट में खत्म हो चुका है, अब उसकी इंडस्ट्री, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके रिसोर्सेज हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम देखेंगे कि अब किस तरह उनको धीरे धीरे वन बाय वन उसके पार्ट को, उसके असेट्स को, उसकी टेक्नोलॉजी को किस तरह मार्केट में हम सेल करें। तो यहाँ पर मेन फोकस क्या होता है कि जो भी हमारा जो भी मशीनरी थी, टेक्नोलॉजी थी, असेट्स थी, उनको मार्केट में सेल कर कर वहां से कुछ ना कुछ रिवेन्यू जनरेट करना। नेक्स्ट वन इज मार्केट पोजिशनिंग। तो बेसिकली मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को, अपनी इंडस्ट्री को एक अच्छी पोजीशन में इस्टेब्लिश करना। सो व्हाइल परसुइंग अ हार्वेस्ट स्ट्रेटजी, अ कंपनी में फोकस ऑन मेंटेनिंग इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन विद इन द इंडस्ट्री। दिस कैन इन्वॉल्व सेलेक्टिवली कॉम्पिटिटिव इन कोर सेगमेंट टू सस्टेन मार्केट शेयर। अब हो सकता है कोई कंपनी 5 तरीके के प्रोडक्ट में डील करती थी, ए, बी, सी, डी एंड ई। उसने क्या करा, उसने सी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया अपने मार्केट में सेल्स के लिए, और उसका उसने ई को भी डिसकंटिन्यू कर दिया हो। अब इसके पास कितने प्रोडक्ट बचे, ए बचा, बी बचा और डी बचा। अब मार्केट क्या करेगी, इन तीनों प्रोडक्ट की पोजीशनिंग ऐसी मार्केट में करेगी कि शो करेगी कि हम स्पेशलाइज्ड इन तीनों के लिए बेस्ट हैं, इन तीनों के लिए बेटर है, और हम जो भी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे इन तीनों की वो मार्केट में सबसे अच्छी है। क्योंकि अभी तक वो जो एफर्ट इन 5 के लिए लगाया करती है, वो 5 की जगह वो सिर्फ सारे एफर्ट, सारी टेक्नोलॉजी, सारे रिसोर्सेज को इन 3 के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हो सकता है आपके पास पहले 100 रुपीज थे, आप इनके हर किसी को 20 रुपीज दिया करते मार्केटिंग के लिए। अब आप क्या करोगे, आपके जो ई के 20 रुपीज और सी के 20 रुपीज थी, 60 रुपीज अब आप इन तीनों में ही डिवाइड करोगे। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का जो इन्वेस्टमेंट बजट है, जो मार्केटिंग बजट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से आप कोशिश करोगे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने की और मार्केट में अपने शेयर को सस्टेन करने की। नेक्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट।
So companies must manage the risk associated with the declining industry, such as customer attrition, declining market demand, and the potential for increased competition, and other firms also look to exit into the industry. अब मार्केट में रिस्क क्या है आपकी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कस्टमर्स का अट्रैक्शन आपके प्रोडक्ट की तरफ कम हो रहा है, मार्केट में आपकी डिमांड कम हो रही है, कंपटीशन आपका कहीं ना कहीं, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पर कंपटीशन क्या होता है इंक्रीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पीक पे कंपटीशन होता है तभी ये सारी कंडीशंस क्रिएट होती है कि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो वो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट को लेके आएंगे, अपने पुराने प्रोडक्ट को इनोवेट करेंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना होता है कि आपको मार्केट से एग्जिट कब करना है और अदर फर्म्स वहाँ पे कैसे एग्जिट कर रही हैं। अगर सारी की सारी फर्म एग्जिट कर रही हैं तब तो वहाँ पर आप इजीली स्टे करो, क्योंकि जब आप अकेले बचोगे उस मार्केट के अंदर फिर आप अपने नए प्रोडक्ट के साथ इनोवेट कर सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पर कोई एग्जिट नहीं कर रहा है, डिमांड डिक्लाइन हो चुकी है, कस्टमर्स का अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, तो वहाँ पर से आपको ऑन द टाइम उस इंडस्ट्री से एग्जिट कर जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वैल्यू एक्सट्रैक्शन। So the company seeks to extract the maximum possible values from its operation, assets, customer relationships during the harvesting phase. तो कंपनी का यहाँ पर मेन फोकस क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सके ड्यूरिंग द फेज ऑफ हार्वेस्टिंग। जब आप अपने किसी प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट लाइन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप जितना वहाँ से रिवेन्यू जनरेट कर सको उसको सेल्स कर कर, या उसको कह सकते हैं डिसकंटिन्यू कर कर, वहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर कर, मतलब कुछ भी ऐसा करो जहाँ से आप मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सको, कैपिटल गेन कर सको, जिस पैसे को कि आप फ्यूचर में अपने दूसरे प्रोडक्ट पर दूसरे सेगमेंट में यूज कर सको। यहाँ से पैसे कहाँ से आएंगे, आप ऑपरेशन से रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, असेट्स से, आपके कस्टमर रिलेशनशिप से, आपके जो भी अदर एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये कुछ आपके तरीके थे जिस तरह की आप हार्वेस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर इनका बेनिफिट उठा सकते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो सब थे ये। सो हार्वेस्टिंग इंडस्ट्रीज आर टिपिकली एम्प्लॉयड व्हेन कंपनी रिकॉग्नाइज दैट फ्यूचर या फर्दर इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर बिजनेस और इंडस्ट्रीज नो लॉन्गर वायबल ड्यू टू डिक्लाइनिंग मार्केट कंडीशंस। तो बेसिकली आपकी जो हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी होती है इसको तब यूज़ किया जाता है कि जब कंपनी को पता लग जाता है कि हाँ ये इंडस्ट्री, ये प्रोडक्ट फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, चाहे हम इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट कर दें फ्यूचर में इसकी डिमांड डिक्लाइन ही होनी है, तो वहाँ पर इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। So the strategy allow the companies to generate profit in short term, recoup investment and transition to other more promising ventures. It's a way to exit a declining industry या declining business gracefully while preserving as much as value as possible. तो इस स्ट्रेटजी की हेल्प से हम अपने कह सकते हैं जो भी प्रॉफिट होते हैं उनको रिकवर करते हैं, अपनी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं और राइट टाइम पर अपनी रिसोर्सेज को उस प्रोडक्ट से, उस प्रोडक्ट लाइन से डिसकंटिन्यू कर कर जहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखता है वहाँ पर न्यू वेंचर में हम उस प्रोडक्ट को, उस कह सकते हैं उस कैपिटल को, उस टेक्नोलॉजी को, उस अपने कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं और एक नए वेंचर की स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं जहाँ से हमें रिवेन्यू जनरेट हो सके। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी हमें फोकस करती है कि हमारे जो भी लॉस मेकिंग या जो डिक्लाइन सेल्स वाले वेंचर्स हैं वहाँ से हम अपने आप को डिसकंटिन्यू कर कर किसी ऐसे वेंचर में एंटर करें जिसके कि फ्यूचर में पोटेंशियल ग्रोथ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये था आपका हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।